चुंबकीय द्विध्रुव पढ़े थे, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़े थे हम लोग। और आज पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लिया जाए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। तो हेडिंग हम लोग दे दिए थे। चलिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहा जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलो जी, सामने देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ध्यान देंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से पहले आप विद्युतीय के बारे में समझिए, क्योंकि विद्युतीय चुंबकीय ज्यादा एक दूसरे से अलग अलग नहीं है बालक। तो इसको परिभाषित करने से पहले ध्यान देंगे, आपको पढ़ाया गया था विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में क्या था, तो हम लोग पढ़े थे कि सर जब बराबर परिमाण और विपरीत प्रकृति का दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ध्यान देंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इस दूरी का नाम हम लोग 12 लिए थे, ठीक है, जिसको लेंथ ऑफ डाइपोल कहा जाता है। तो हम लोग निकाले थे ये विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वेक्टर P ये कितना होगा, तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण, तो एक Q हो गया, अक्ष की लंबाई जिसको 12 कहा जाता है। और याद रखेंगे इस 12 पर सदिश का चिन्ह है, तो आप कहेंगे सर लंबाई तो अदिश है, फिर लंबाई पर तीर कहाँ दिए हैं, इस लंबाई का एक दिशा है बालक। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग पढ़े थे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इसीलिए जब किसी लंबाई का भी दिशा मिल जाए किधर से किधर जाना है, तो बन जाता है सदिश। तो ये हो गया आपका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब आते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है बालक, इसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसका टोटल दूरी यहां से यहां तक 12 होता है, जिसको चुंबकीय अक्ष की लंबाई कहा जाता है, लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहें। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर M, बड़ा वाला M, ध्यान देंगे, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे लिखे थे, वेक्टर P से, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे सूचित करना है, वेक्टर M से, कैपिटल M। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो आवेश था, ये तो नॉर्थ और साउथ तो दिशा का नाम है, ये तो डायरेक्शन का नाम है, इसका कैसे लीजिएगा परिमाण। तो ध्यान देंगे, ये जो नॉर्थ साउथ देख रहे हैं, इसके लिए इसका जो प्रबलता होता है उसको हम बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, क्योंकि इसका कुछ क्षमता होता है किसी पिंड को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का। तो याद रखेंगे कि अगर नॉर्थ और साउथ के लिए अगर निकालना रहे, तो जैसे यहाँ पर आवेश लिया गया था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्या, तो ध्रुव प्रबलता। तो याद रखेंगे, ध्रुव मतलब किनारा होता है, अब प्रबलता मतलब उसका क्षमता होता है, और इसको लिखने का तरीका होगा छोटा वाला m होगा, इंटू 12 होगा, 12 मतलब अक्ष की लंबाई। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, यहाँ Q इंटू 12 है और यहाँ M इंटू 12 है। इस M का नाम क्या है, ध्रुव प्रबलता। तो इसका भी प्रबलता M होता है, इसका भी प्रबलता M ही होता है। अब ये अलग अलग है तो आप 1 और 2 नाम दे दीजिए, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों प्रबलता कैसा होता है, बराबर। क्योंकि आपको पढ़ाए थे कि अगर ये 1 कूलम हो जाए 2 कूलम, तो इसको डाइपोल कहेंगे, नहीं कहेंगे। डाइपोल में परिमाण बराबर और इसका प्रकृति क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। अब आपसे कहा जाएगा
कि Ev प्लस है, Ev प्लस है, डाइपोल है? नहीं है। तो डाइपोल तभी कहा जाएगा जब आवेश का परिमाण बराबर हो और इसका प्रकृति एक दूसरे के विपरीत। वहां भी वही कंडीशन है, वहां एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। तो याद रखेंगे दोनों का प्रबलता बराबर होता है, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो m बराबर क्या होगा, ध्रुव प्रबलता इंटू 2l। अब एक क्वेश्चन और है कि सर ये तो ठीक है, 12 पे आप तीर कह दिए हैं, तो तीर का मतलब सदिश है और सदिश का मतलब इस लंबाई का एक दिशा है। तो याद रखेंगे अगर चुंबक में इस 12 का डायरेक्शन पूछा जाए तो होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। याद रखेंगे कहां होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का दिशा बताइए तो कहां बताइएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। यही तो लिखना है बालक, कोई दिक्कत? तो अब बताइए चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण को कैसे लिखा जाए, वेक्टर m से परिभाषा लिखेंगे। परिभाषित किया जाए बालक चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण को, लिखेंगे किसी चुंबक के, परिभाषा लिखा जाए किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता, किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता, किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता एवं चुंबकीय अक्ष की लंबाई के, एवं चुंबकीय अक्ष की लंबाई के गुणनफल को, चुंबकीय अक्ष की लंबाई के गुणनफल को, चुंबकीय अक्ष की लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण कहा जाता है। गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण कहा जाता है। एक और तरीका है इसका लिखने का, या करके एक और तरीका से परिभाषित किया जाए, लिखेंगे किसी चुंबक के एक ध्रुव की, किसी चुंबक के एक ध्रुव की, किसी चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, किसी चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता तथा ध्रुवों के मध्य, तथा ध्रुवों के मध्य दूरी के गुणनफल को, तथा ध्रुवों के मध्य दूरी के गुणनफल को, ध्रुवों के मध्य दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण, ध्रुवों के मध्य दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण कहा जाता है। इसे वेक्टर m द्वारा, बड़ा वाला m, इसे वेक्टर m द्वारा सूचित किया जाता है, इसे वेक्टर m द्वारा सूचित किया जाता है, इसे वेक्टर m द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया बालक? चलिए अब इसका फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं। तो देखिए इधर सबसे पहले एक मैग्नेट ले लिया जाए, इसमें एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, और इसका टोटल लंबाई कितना होता है 12। ध्यान देंगे बालक, दोनों पोल के बीच का दूरी क्या है आपका 12 है। आप कह दिए चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण निकालना है, तो यहां पर अगर निकाला जाए चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण, तो ये क्या होगा बालक, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण
तो ये होगा वेक्टर एम बराबर ध्रुव प्रबलता, इसको एम लिखेंगे, और चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की लंबाई ये कितना होगा 12। यही होता है। डायग्राम बना लीजिए और नीचे इसको लिख लीजिए। मैग्नेट का डायग्राम बना लेंगे कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दूरी 12 है, उसके बाद फॉर्मूला लिख लिया जाए। हो गया बालक। अब यहाँ पर कौन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। तो यहां लिखेंगे जहां m बराबर ध्रुव प्रबलता और इसका जो एसआई मात्रक होता है, याद रखेंगे एम्पियर मीटर होता है। नहीं, इसका एम्पियर, हम ध्रुव प्रबलता का लिख रहे हैं, आघूर्ण का नहीं। और इसका जो बीमीय सूत्र होता है, बीमीय सूत्र ये होता है AL। ये ध्यान देंगे, इस m के बारे में, छोटा वाला m के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बड़ा वाले के बारे में बात नहीं किए हैं। ये ध्रुव प्रबलता, तो ध्रुव प्रबलता क्या है? तो सर चुंबक का जो ध्रुव है उसका क्षमता है, ये कितना बल लगाता है किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ पर। तो इसके लिए ध्रुव प्रबलता के लिए एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है और बीमीय सूत्र होता है AL। अब हम किसका लिखेंगे? तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। इसमें एक और है 12 है, तो 12 को आप चुंबकीय अक्ष की लंबाई कह सकते हैं। तो ये क्या होगा? चुंबकीय अक्ष की लंबाई 12 से लिखा गया है, चुंबकीय अक्ष की लंबाई। इसमें m और 12 था, तो दोनों को बारे में बता दिया गया। अब 12 क्या है? तो दूरी है, दूरी के लिए मात्रक मीटर होगा, बीमीय सूत्र तो L ही होता है। चलिए अब हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक निकालेंगे, बीमीय सूत्र निकालेंगे। बोला जाए, लिख लिए दोनों। चलिए लिखा जाए नोट करके लिखे। तो नोट नंबर 1 में लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका दिशा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। इसका दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। अच्छा, उल्टा का बोल दीजिए, सुधार लीजिएगा। तो इसका दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। और देखिए तीर कैसे दे देंगे, तो इस तरीके से दे दीजिएगा। इसका दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। और जो डायग्राम बनाए हैं इसमें तीर इस तरीके से दे दीजिएगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हो गया बालक। नोट नंबर 2,
नोट नंबर 2 लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का, नोट नंबर 2 में लिखना होगा चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। ओके बालक, अब चलिए इसका एसआई मात्रक विमीय सूत्र निकाला जाए। इसे हटा देना जी, पुराना वाला कंटेंट। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एसआई मात्रक पे। एसआई मात्रक पे देखा जाए m बराबर है स्मॉल m इंटू 12। अभी इसका एसआई मात्रक बताए हैं, छोटा वाला m का नाम क्या है, ध्रुव प्रबलता, इसका एम्पियर मीटर होता है। और 12 क्या है, तो यह लंबाई है चुंबकीय अक्ष का लंबाई या ध्रुवों के मध्य लंबाई, तो मीटर होगा तो कितना हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका एक और नाम है बालक, इसको जूल प्रति टेस्ला नाम से भी जाना जाता है। अब विमीय सूत्र कह रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र, तो ध्यान देंगे m बराबर छोटा वाला m और 12। ये बताइए एम्पियर मीटर लिखे हैं तो याद रखेंगे इसका विमीय सूत्र a भी होता है और I भी होता है। तो a हो गया मीटर लंबाई का होता है तो l, फिर ये 12 है तो 12 भी एक तरह का लंबाई है, ये हो गया a l स्क्वायर। कोई कोई इसको I से भी लिखता है तो I l स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि विद्युत धारा के लिए विमीय सूत्र a भी होता है और I भी होता है। लिख लिया जाए। हाँ बोला, देखो तू क्या है, पड़ोस पे क्या लिखा है, हो गया बालक। तो ये एसआई मात्रक और विमीय सूत्र हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक का नाम है चुंबकीय फ्लक्स, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो याद कीजिए कि पहले चैप्टर में भी आया था विद्युतीय फ्लक्स के नाम से, वहां बताए भी थे कि जब चुंबक हम लोग पढ़ेंगे तो नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। इसको हटाया जाए बालक, हेडिंग देंगे चुंबकीय फ्लक्स। जितना लिख रहे हैं बालक सारा एकदम एसआई मात्रक विमीय सूत्र सबका याद रहना चाहिए। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा कोई ना कोई, और लघुत्तर ये प्रश्न में शॉर्ट क्वेश्चन में भी रहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखे, तो परिभाषित करके एसआई मात्रक विमीय सूत्र लिख लेंगे हम लोग। चलिए हेडिंग दिया जाए आगे, चुंबकीय फ्लक्स, इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, और इसको सूचित करने का तरीका फाई बी होता है। फाई बी, अगर यही विद्युतीय फ्लक्स रहता तो यहाँ पे फाई ई हो जाता, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स है तो क्या होगा, फाई बी होगा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि विद्युतीय मालूम रहेगा तब चुंबकीय भी आपको आएगा। तो बताइए क्या है विद्युतीय फ्लक्स। हम विद्युतीय पूछे हैं, रुक जा तनी है ना, सुन लो। बहुत अच्छा, हाँ बोलिए, इधर बोलिए बालक। बहुत अच्छा, पूरा एकदम याद है, कंप्लीट। चलिए बालक, तो सभी बच्चों को याद है
एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। विद्युतीय फ्लक्स, जब विद्युतीय जानकारी होगा तो चुंबकीय भी मालूम चल जाएगा। तो ध्यान देंगे, आपको फ्लक्स के बारे में बताया गया था कि फ्लक्स क्या है, और उसमें भी विद्युतीय फ्लक्स। तो याद रखेंगे, कोई धन आवेश जो होता है अपने चारों तरफ है विद्युतीय बल निकालते रहता है। आपको मालूम होगा कि प्लस से निकलता है और माइनस के तरफ जाता है, माइनस पर टर्मिनेट हो जाता है। याद है बालक? आपसे पूछा जाए कि विद्युतीय बल रेखा का दिशा बताइए, तो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव, प्लस से उत्पन्न होता है, माइनस पे जाके समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमको जानकारी है कि विद्युत बल रेखा निकलेगा कहां से? प्लस से। तो याद रखेंगे, किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह के किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। तो फ्लक्स क्या है? तो याद रखेंगे, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहा जाता है। क्लियर है बालक? तो अब फ्लक्स को सूचित कैसे करते हैं? तो फाई से। अगर विद्युतीय फ्लक्स है तो ई हो गया, चुंबकीय फ्लक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बालक? अब नाम बदल दे रहे हैं। हम पूछेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है बताइए, तो आप कहिएगा कि किसी सतह के लंबवत, ध्यान देंगे, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। सूचित करने का तरीका क्या होगा बालक? बी होगा। लिखा जाए इसके बारे में, लिखेंगे किसी सतह के लंबवत, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाइबी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे फाइबी द्वारा सूचित किया जाता है। देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, इसे फाइबी द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया बालक? चलिए अब इसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। तो कोई सतह ले लीजिए और इसमें क्षेत्रफल भी ले लेंगे हम लोग। माने कि यही सतह है हमारा। अब इस सतह का एरिया है, एरिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? क्षेत्रफल। और इसके लंबवत कुछ इस तरीके से ये चुंबकीय बल रेखा है, बी हो गया। तो हमको ये बताइए, इसके साथ कुछ कोण बनेगा जी, जहां लेना हो आप ले सकते हैं। कहिए कि सर ये क्या है? तो ध्यान देंगे, ये जो है सतह के साथ कुछ कोण बनाएगा, थीटा। ये क्षेत्रफल का कोण है, बात नहीं, ध्यान सुनिए। तो ये जो है आपका एरिया है, एरिया के साथ कुछ कोण बनाएगा। अब जरूरी थोड़े है कि हमेशा, ठीक है, ये 90 डिग्री रहेगा, इसका डायरेक्शन तो 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये चारों तरफ से निकलता है, याद रखिएगा, ये हर तरफ से निकलता है। तो थीटा क्या ले लेंगे? 90 डिग्री जब लंबवत कहिएगा तब, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि फ्लक्स महत्तम कब होगा, फ्लक्स न्यूनतम कब होगा, तो थीटा मालूम रहेगा तब ना महत्तम न्यूनतम बताएंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम हो गया। अब हमसे कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स बताइए। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, तो इसको लिखने का तरीका है
फाइव बी, और ये कितना होगा बालक, तो ये होता है बी डॉट ए। चलिए समझिएगा थोड़ा सा, ये होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सवाल ये है कि सर बी डॉट ए काहे लिखे हैं और दोनों पे तीर दिए हैं, तो याद रखेंगे क्षेत्रफल अदिश राशि है, सदिश नहीं है। अगर केवल हम ऐसे लाइन खींच दिए, बोले कि सतह है, सतह का क्षेत्रफल, तो इस सदिश होगा, नहीं होगा। इस सदिश कब होगा, जब किसी के साथ जुड़ जाएगा। तब किसके साथ आप जुड़े हैं, चुंबकीय बल रेखा गुजर रहा है, चुंबकीय बल रेखा से आप जोड़ दिए, तो जब किसी के साथ जोड़ देंगे, किसी भौतिक राशि के साथ जोड़ दिया जाता है, तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, सदिश। अब आप बोलेंगे सर फ्लक्स पे तीर काहे नहीं दिए हैं, तो याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स एक प्रकार का संख्या है। आप परिभाषा में क्या लिखे हैं, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो संख्या सदिश होता है कि अदिश होता है, अदिश होता है। याद रखिएगा संख्या जो होता है वो अदिश होता है बालक, इसीलिए इस पर तीर नहीं है। अब हमको ये बताइए, आप एक और परिभाषा लिख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो अदिश गुणनफल है, ध्यान देंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, तो अदिश गुणनफल को डॉट से लिखा जाता है कि क्रॉस से, डॉट से। तो डॉट कॉस में टूटेगा कि साइन में टूटेगा, कॉस में। तो अगर सदिश सदिश पढ़े होंगे, बहुत हम लोग यूज भी किए हैं, तो ई कॉस में टूटेगा और ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत बालक? चलिए अब थीटा का वैल्यू यहीं पे समझा दे रहे हैं। कह देगा कि बताइए फ्लक्स कब महत्तम होगा, जब कॉस थीटा महत्तम होगा। फ्लक्स न्यूनतम कब होगा, जब कॉस थीटा न्यूनतम होगा। तो याद रखेंगे कि ये जो है इस सतह के लंबवत होता है, तो आप कहिएगा कि सर कैसे मालूम चलेगा, तो याद रखेंगे सतह भी इधर है, सतह का भी डायरेक्शन इधर ही है और विद्युतीय बल रेखा इधर ही निकल रहा है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, और cos 0 का वैल्यू 1, तो उस केस में क्या होगा, महत्तम। क्लियर है बालक? अब हम कह दिए कि विद्युत बल रेखा इधर जा रहा है, ध्यान देंगे विद्युत बल रेखा इधर जा रहा है और सतह को हम नीचे ले ले या इस तरीके से ले ले, तो आप कहेंगे इस विद्युतीय वाला में अगर लिया जाए, तो विद्युतीय वाले में हम लोग पढ़े थे कि कोण के मान पर निर्भर करता है और सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा जो है वो चुंबक के ध्रुव के प्रबलता पर निर्भर करता है। अब निकालने का तरीका क्या होगा, तो बी डॉट ए। तो इसका क्वेश्चन में प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए चुंबकीय फ्लक्स जो होगा डॉट होगा कि क्रॉस होगा, सदिश के रूप में आप कैसे लिखिएगा। तो लिखने का तरीका हो गया बी डॉट ए, ठीक है। और इसको परिमाण के रूप में लिखना होगा तो कितना होगा, बी ए कॉस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि पढ़े थे हम लोग कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा। तो याद रखेंगे अगर ई क्रॉस रहता है यहाँ पे तो इस पे तीर देना पड़ता, क्योंकि ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल हो जाता है। लेकिन डॉट है बालक, तो डॉट मतलब रिजल्ट अदिश होना चाहिए, और इन दोनों का गुणा का रिजल्ट जो है फाइव ही है, और इस पर तीर नहीं दिया है, मतलब ये क्या है, अदिश है। तो आप क्या करेंगे, डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम बना के नीचे इसको लिखिएगा फॉर्मूले, ये वाला डायग्राम बना लेंगे। और सबसे अधिक इसका मात्रक और बीनीय सूत्र पूछा जाता है।
तो चुंबकीय फ्लक्स है कितना कोण पर महत्तम होगा, कितना पर न्यूनतम होगा, 90 पर। चलिए डायग्राम के माध्यम से भी प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत आदमी को एंगल नहीं समझ में भी आता होगा। तो देखिए इसको समझने का एक तरीका है बालक, डायग्राम बना के इसको नीचे लिख लेना है। चलिए देखा जाए, है ये है, तो ये आपको क्षेत्रफल के बारे में, किसी सतह का दिशा कहाँ होता है तो उस पर लंबवत होता है। अगर हम कहेंगे इस सतह का दिशा, ये तो कहिएगा लंबवत। अगर सतह ई है तो इसका दिशा कहाँ होगा, लंबवत। अगर नीचे वाला सतह तो इसका दिशा लंबवत, अगर इधर है तो इसका सतह लंबवत। ध्यान देंगे हमेशा सतह पर उसका जो दिशा होता है लंबवत होता है। कोई दिक्कत? तो अब बताइए ई मेरा सतह हो गया, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो आपकी तरफ होगा। और आप कहिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो बताइए इसको हम मान लिए चुंबकीय बल रेखा, तो चुंबकीय बल रेखा का डायरेक्शन आप ही के तरफ है और सतह का डायरेक्शन आप ही के तरफ है। तो जब दो डायरेक्शन सेम हो, एक और ले रहे हैं, लीजिए दो को ले लिए। तो एक हम बोल दिए, कि चुंबकीय बल रेखा है, एगो सतह का दिशा है। तो जब दोनों का डायरेक्शन एक ही रहेगा तो कोण का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। क्लियर है बालक? तो इस स्थिति में टोटल का टोटल याद रखेंगे, चुंबकीय बल रेखा इस सतह से जाता है तो क्या होगा, महत्तम होगा। अब लंबवत कब होगा, तो ध्यान देंगे आप चुंबकीय बल रेखा को ऐसे ही रखिए, खाली सतह का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। तो ये चुंबकीय बल रेखा हो गया। मान लें कि हमारे पास स्टैंड फैन है, हम चालू कर दिए, तो जो पंखा से हवा निकल रहा है उसका नाम ले लिया जाए चुंबकीय बल रेखा। और पंखे के सामने ही हमें जगह लाकर एक खिड़की जैसा बना के रख देंगे, समझिए। तो आप कहिएगा कि सर सामने इसे रखिएगा तब तो सब हवा इधर से ही जाएगा। तो एंगल कितना, 0 डिग्री, क्योंकि हवा भी इधर ही जा रहा है और इस सतह का डायरेक्शन आप ही के तरफ है। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर फ्लक्स महत्तम की न्यूनतम, महत्तम। टोटल हवा इसी से जाएगा, लेकिन पंखे के सामने खिड़की को इसे रख दे तो क्या होगा जी, कुछ ऊपर से चला जाएगा, कुछ नीचे से चला जाएगा। तब विद्युत चुंबकीय बल रेखा तो आप ही के तरफ है, लेकिन सतह का डायरेक्शन कहाँ हो गया, ऊपर। तो बताइए लंबवत कहलाएगा कि नहीं? क्यों लंबवत होगा? तो लंबवत इसलिए क्योंकि सतह का डायरेक्शन ऊपर और चुंबकीय बल रेखा का डायरेक्शन आपके तरफ। तो याद रखेंगे कि इस स्थिति में एंगल कितना वाला, 90। cos 90 के वैल्यू कितना होता है, 0। 0 मतलब कि इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, कुछ ऊपर से चला जाएगा, कुछ नीचे से चला जाएगा वाले। तो याद रखेंगे, ठीक है, कि cos महत्तम तो फ्लक्स भी महत्तम, cos न्यूनतम तो फ्लक्स भी न्यूनतम। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। चुंबकीय फ्लक्स है दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। चुंबकीय फ्लक्स दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। अतः यह एक अदिश राशि है। अतः यह एक अदिश राशि है। अतः यह एक अदिश राशि है। हो गया बालक? अब कोई पूछ देगा फ्लक्स बताइए, चुंबकीय फ्लक्स अदिश है कि अदिश? तो अदिश। दो कारण है, एक तो डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा संख्या है। संख्या अपने आप में क्या होता है, अदिश होता है। नोट नंबर 2, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र।
तो ध्यान देने वाला कि अगर हम बात करें एसआई मात्रक का, तो ये फाई बी बराबर कितना है, बी डॉट ए है। ध्यान देंगे तो हमको ये बताइए कि बी का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला होता है। तो इसका हो गया टेस्ला और इसके लिए हो गया मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को याद रखेंगे, कहा जाता है वेबर, और वेबर को लिखा कैसे जाता है, डब्ल्यू बी। कोई दिक्कत बालक? तो याद रखिएगा कि टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहा जाता है। और ध्यान देंगे यहां पर टेस्ला बराबर वेबर अब बटा में मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला बराबर वेबर और मीटर इनवर्स 2। देखिए एक और मिल गया रिलेशन। ध्यान देंगे टेस्ला को हटा के, टेस्ला जिसे आप बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है, तो इसके जगह एक और मात्रक यूज हो सकता है, वेबर मीटर इनवर्स 2। इसी से संबंध निकाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेबर किसको कहा जाएगा, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही वेबर कहा जाता है। संबंध याद रखिएगा, सब जरूरत पड़ता है सबका। बीमीय सूत्र निकालना है, ऐसा ही मत रखोगे बालक। और डब्ल्यू बी है ना जी। वेबर नाम सुने हैं? कहाँ सुन लिए? 10th में, 12 में सुने हैं? 2-4 बार तो हम ही बता दिए होंगे। चलिए एगो सिंगरों है, उसका नाम है जस्टिन वेबर, नाम सुने हैं? पॉप सिंगर है सर। भोजपुरी से फुर्सत है कि पॉप सुनेंगे? ये आपने तहलका मचाए हुए हैं ना, वो सब खेसारी फैन है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक बा रहो। बीमीय सूत्र पढ़ाई से हट के बात कीजिए, देखिए कितना एनर्जेटिक वे में हो जाता है, लगता है कि 100+ एनर्जी है। और जहां 2-4 फॉर्मूला पूछिए लगता है कि सबका एनर्जी डाउन हो गया। बीमीय सूत्र है डायमेंशनल फॉर्मूला वाला। तो ध्यान देंगे अगर लिखा जाए फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो बी है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। इसका बीमीय सूत्र कौन बताएंगे बालक, बोलिए। बहुत अच्छा। तो बी का होता है बालक एम टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1, और क्षेत्रफल है, ऐसा ही मतलब बीमीय सूत्र है ना, सही है। क्षेत्रफल है तो उसमें 2 लंबाई होता है, तो लंबाई के लिए भी एल, चौड़ाई के लिए भी एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो टोटल हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और ए इनवर्स 1। लिख लिया जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए बीमीय सूत्र हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1। एम मतलब मास होता है, एल मतलब लेंथ होता है, टी मतलब टाइम होता है, और ए जो है इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा हो गया बालक। एक और नोट लिखा जाए, अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक ये पूछा जाता है, तो मैक्सवेल होता है बालक। चुंबकीय फ्लक्स का एक सीजीएस मात्रक होता है जिसको मैक्सवेल कहते हैं, और एक वेबर जो होगा 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो इसको लिखना होगा, अगले नोट में लिखा जाए चुंबकीय फ्लक्स का, लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है।
सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है, अतः लिख लीजिएगा इसको, 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल, अतः 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। तो याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि बताइए मैक्सवेल किसका मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का। मैक्सवेल कौन सा मात्रक है, तो सीजीएस मात्रक है। वेबर मैक्सवेल में संबंध बताइए, तो 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देंगे फ्लक्स घनत्व, आगे हेडिंग देंगे बालक फ्लक्स घनत्व, इसको कहा जाता है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी, इसको भी बी से लिखा जाता है बालक। जो फ्लक्स डेंसिटी होगा इसको भी बी से लिखेंगे। अब कहिएगा कि अभी तो पढ़े चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स घनत्व है, दोनों में अंतर है। ध्यान देंगे, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाला टोटल चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा, लेकिन इसके इकाई क्षेत्रफल से, टोटल से नहीं बालक, इसके इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखा को क्या कहते हैं, फ्लक्स घनत्व। घनत्व आ गया, याद रखिएगा। तो प्रति इकाई अगर आयतन रहेगा तो आयतन तो स्वतः में आयतन होता है, क्षेत्रफल होता है। तब आप कहेंगे कि फ्लक्स घनत्व क्या है, तो वेक्टर बी बराबर F/A है। सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स घनत्व लिखेंगे। सरिया लिया क्या जी पहले? चलिए तो रोक देते हैं, अगले क्लास में हम लोग इसको करेंगे। बस अगला क्लास कल ही होगा, बिल्कुल।